यूपी में इलाहाबाद नाम का एक जगह है जिसे हाल ही में बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। इसी प्रयागराज में एक जगह है जिसे दरभंगा के नाम से जाना जाता है और दरभंगा में एक हवेली है जो बहुत ही आलीशान हवेली है जिसे गुलाटी हवेली कहते हैं। 2012 का साल था, महीना अप्रैल का था। इसी गुलाटी हवेली से एक सेफ्टी टैंक के अंदर, महल के अंदर जो बना हुआ सेफ्टी टैंक था, इसमें से यूपी पुलिस के द्वारा एक लाश बरामद की जाती है। इस सेफ्टी टैंक में जो लाश मिली थी पुलिस वालों को, वो सिरकटी लाश थी, यानी कि धड़ सेफ्टी टैंक के अंदर था, लेकिन गले के ऊपर का जो हिस्सा था वो इस हवेली से बरामद नहीं हुआ था, जिसकी वजह से जैसे ही ये खबर देश प्रदेश में फैलती है और आसपास के लोकल लोगों को भी पता चलती है कि एक ऐसी हवेली जो कि कई सालों से वीरान थी, इसमें कोई रहता नहीं था केयर टेकर के अलावा, और वहां से एक ऐसी लाश बरामद हुई है जिसका सर का हिस्सा गायब है और पुलिस को शिनाख्त करने में दिक्कत आ रही है कि आखिर ये लाश है तो है किसकी। शरीर देखकर बस इतना ही पता लग रहा था कि ये लाश एक लड़की की है। और इस कहानी की शुरुआत उसी अप्रैल 2012 से शुरू होती है। 17 अप्रैल 2012, जगह है इलाहाबाद जिसे प्रयागराज भी कहते हैं। यहाँ पे जो हवेली है गुलाटी हवेली, इस हवेली में जो दरभंगा के अंदर पड़ती है, यहाँ पे यूपी पुलिस की भारी मौजूदगी 17 अप्रैल 2012 को देखी जाती है। साथ में मुंबई पुलिस की भी बहुत सारी पुलिस की टीम मुंबई से रवाना होकर यूपी पुलिस के साथ 17 अप्रैल को इस हवेली पे पहुंचती है। जब हवेली पे पुलिस की फोर्स आती है तब आसपास के लोगों को भी काफी ज्यादा चिंता सताती है कि ऐसी क्या बात इस हवेली के अंदर हुई है जैसे कि इतनी भारी बल तैनात इस हवेली के बाहर हुई है, और ऐसा पहली बार देखा गया है क्योंकि ये हवेली जिनकी है वो इस हवेली में नहीं रहते हैं और हवेली कई समय से खाली पड़ी हुई है। बस इसके देख रेख के लिए केयर टेकर रखा गया था और उस केयर टेकर के अलावा इस हवेली में कोई भी नहीं रहता था। अब ये समझ नहीं आ रहा था लोगों को कि आखिर मामला है तो है क्या। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती है, पुलिस छानबीन करती है, इस हवेली के अंदर जाकर तमाम कमरे को चेक करती है और अचानक से जाकर के इस हवेली के बने हुए सेफ्टी टैंक के पास खड़ी हो जाती है। तब सेफ्टी टैंक का मुंह जो था वो खुलवाया जाता है, जो कि एक सीमेंट के बने हुए एक ढांचे से पैक था। अब जब सीमेंट से बने हुए इस गेट को एक तरह से सेफ्टी टैंक के ऊपर जो होता है उसे हटाया जाता है, तब थोड़े ही समय में सेफ्टी टैंक के अंदर जो छानबीन चल रही थी उसमें से एक डेड बॉडी निकलती है जिसकी तलाश मुंबई पुलिस और यूपी पुलिस को थी। जब वो लाश बाहर निकाली जाती है तब उस लाश को देखकर जो भी वहां पे खड़ा था वो शन्न हो जाता है, क्योंकि लाश पूरी सही सलामत अवस्था में थी, लेकिन लाश किसकी है ये पता लगाने में पुलिस बिल्कुल असमर्थ थी क्योंकि गले के ऊपर का हिस्सा नहीं था। ये लाश एक लड़की की थी, उसकी बॉडी से समझ आ रहा था। अब यूपी पुलिस की जो टीम होती है वो इस लाश को बरामद करती है और तुरंत ही नजदीकी अस्पताल भेज दिया जाता है इस लाश के पोस्टमार्टम के लिए कि आखिर इसकी हत्या हुई तो हुई कैसे है। पुलिस की इन टीम के साथ 2 लड़के और लड़की होते हैं। ये दोनों लड़के लड़की जो थे वो आपस में प्रेम संबंध में थे और लड़का जो था वो 32 साल का था और लड़की लड़के से थोड़ी कम उम्र की थी। लड़के का नाम अमित होता है और लड़की का नाम प्रीति होता है। प्रीति महज 26 साल की थी और जो ये अमित था ये 34 साल का था। ये दोनों आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। काफी दिनों से प्रेम प्रसंग इनके साथ आपस में चल रहा था और ये दोनों ही मुंबई अपने करियर को बनाने के लिए कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रह रहे थे। लड़का डांसर था और लड़की मॉडलिंग कर रही थी। इन दोनों को एक्टिंग का शौक था जिस वजह से ये मुंबई चले गए थे। ये दोनों ही यूपी के ही रहने वाले थे और जो महल है, जिस महल में ये लाश बरामद हुई थी लड़की की, इस महल की जो चौकीदारी है, केयर टेकिंग है, वो प्रीति के पिताजी ही करते थे।
इस वजह से अब ये दो लोग पुलिस के साथ जब होते हैं तो लोग और भी ज्यादा अब बेचैन हो जाते हैं ये पूरा मामला समझने के लिए कि आखिर यूपी के ही दो लोगों को पकड़ने के लिए मुंबई से पुलिस क्यों आई है, और ये लाश जो इस महल से, जो वीरान महल है, यहाँ से बरामद हुई है, वो है तो है किसकी। अब यहाँ से जब पुलिस आगे की छानबीन करना शुरू करती है तब ये दोनों प्रीति और अमित को लेकर के धीरे धीरे तफ्तीश आगे बढ़ाती हैं और अब इलाहाबाद से दरभंगा और दरभंगा से वाराणसी की तरफ इन दोनों के ही शिनाख्ती पे, क्योंकि इन दोनों ने ही कबूल किया था कि इन्होंने एक मर्डर किया है और मर्डर करके जो फेस के नीचे का हिस्सा था इन्होंने महल के अंदर दफन कर दिया था, हवेली के अंदर, और जो ऊपर का हिस्सा था इन्होंने वाराणसी के आसपास एक सुनसान घनघोर इलाके में फेंक दिया है। जिस वजह से अब ये पूरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो इस बात पे अटकी हुई थी कि जो लड़की है जिसकी हत्या हुई है उसका फेस मिल जाए, ताकि ये पूरा कंप्लीट एक शरीर बन सके और समझ में आए कि आखिर ये शरीर है तो है किसका जिसकी हत्या हो गई है। अब पुलिस धीरे धीरे वाराणसी पहुंचती है। 4 घंटे हो जाते हैं इन दोनों लड़के लड़की के साथ पुलिस की टीम को, और 4 घंटों के बाद वाराणसी के पास से ही एक सुनसान इलाके से वो धर के ऊपर का भाग भी पुलिस को बरामद हो जाता है। इसके बाद अब कंफर्म हो जाता है कि वो लाश आखिर है तो है किसकी और क्यों इसकी हत्या की गई है। जब पुलिस थोड़ी और छानबीन आगे बढ़ाती है तब पता चलता है कि नेपाल से आई हुई एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी थापा था, वो देहरादून के दून स्कूल में पढ़ लिख कर एक बहुत ही अच्छे परिवार की लड़की, जो कि काफ़ी पढ़ी लिखी थी और वो मॉडलिंग का शौक रखती थी, जिसकी वजह से कुछ वक्त पहले वो मुंबई आई थी। मुंबई आकर वो मॉडलिंग कर रही थी और तरह तरह के इंटरव्यू दे रही थी, तरह तरह के वो जो मॉडलिंग के प्रोफेशन में थी वो सारे काम अपने करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसका एक एस्टैब्लिश जो है वो पूरा करियर हो जाए। इसके लिए वो मुंबई में ही रहने लगी। मुंबई में आकर जगह जगह जाकर वो ऑडिशंस दिया करती थी। देहरादून में ही आर्मी में उसका ब्रदर भी था और उसकी एक माँ थी जो कि नेपाल में रहा करती थी। बहुत ही मीडियम वर्गीय परिवार की वो लड़की थी। अब अचानक से एक दिन मीनाक्षी थापा को पता चलता है कि एक बहुत बड़ी फिल्म की कास्टिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है। इस फिल्म का नाम था हीरोइन, जिसमें कंगना रनावत ने काम किया था। अब ये फिल्म की जो शूटिंग हो रही थी वो किस प्लेस पे हो रही थी, कास्टिंग कैसे हो रही थी, मीनाक्षी के पास भी ये जब पूरा इंफॉर्मेशन आता है तब वो भी इसी लालच में कि उसे भी एक चांस मिल जाए, इस वजह से वो सीधे उस प्रोडक्शन हाउस पे पहुंच जाती है जहां पे हीरोइन की शूटिंग चल रही थी। मीनाक्षी इस प्रोडक्शन हाउस पे पहुंचती है और वेटिंग रूम में बैठ करके वेट करने लगती है, अपने बारी का इंतजार करती है। वहीं पे मुलाकात होती है उसकी प्रीति से और साथ ही अमित से। ये दोनों मीनाक्षी को बताते हैं कि ये दोनों ही काफ़ी वक्त से मुंबई में रह रहे हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी किए हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस से इनकी काफ़ी ज़्यादा पहचान है। जैसे कि कैजुअल आपस में एक दूसरे को अनजाने लोग बात करते हैं, अपना जो एक व्यक्तित्व बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इसी तरह से दोनों आपस में बात कर रहे थे। और साथ ही साथ अमित ने ये भी बताया कि वो काफ़ी सारे भोजपुरी फिल्म में काम कर चुका है और काफ़ी सारे लोगों से उसकी पहचान है। उसके कहने पे मीनाक्षी थापा को भी कहीं ना कहीं मौका जरूर मिल जाएगा। मीनाक्षी थापा के बारे में अमित और जब प्रीति जानते हैं तो मीनाक्षी थापा अपने इंट्रोडक्शन में बताती है कि वो नेपाल के राजशाही फैमिली से है और उसके फैमिली में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका पैशन है मॉडलिंग करना, एक्टिंग करना, इसलिए वो मुंबई आई है। अब यहीं से कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को झूठ बोल रहे थे और झूठ बोलते बोलते ये दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते थे, क्योंकि मीनाक्षी को कहीं ना कहीं एक्टिंग करना ही था और मौका चाहिए था। और इधर अमित और प्रीति जो थे वो लालच में पड़कर कि एक इतने अमीर घराने की लड़की, राजशाही फैमिली की लड़की से उनका जान पहचान हो रहा है, दोस्ती हो रही है, शायद कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो ये लड़की उनके काम आएगी, ये सोचकर दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दोनों कई बार
कैफ़े में या फिर कहीं कहीं अलग रेस्टोरेंट में मुलाकात करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को हमेशा ही ऐसी लंबी लंबी बातें करते थे, ऐसी ऐसी बातें बताते थे जो कि यूजुअली वो ऐसे थे नहीं। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और एक दिन अमित और प्रीति मिल करके एक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वो भी एक छोटे आर्टिस्ट थे और उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं मिल रहा था, पैसे भी कमाने थे। इस वजह से इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना मीनाक्षी थापा को किडनैप कर लिया जाए, और इस वजह से जब किडनैपिंग हो जाएगी तो लंबी और चौड़ी और बहुत ही अच्छी रकम की फिरौती मिलेगी और इन दोनों का ही करियर सेट हो जाएगा। ये सोच करके मीनाक्षी थापा को अब ये झांसे में लेते हैं। मीनाक्षी थापा से मिल करके ये दोनों उसे कहते हैं कि एक ऑफर है और ये ऑफर एक फिल्म मेकर की तरफ से है और अगर तुम फिल्म में काम करना चाहती हो तो कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से तुम्हें यूपी भी चलना पड़ेगा और यूपी में भी कुछ फिल्म से संबंधित कुछ ऐसी एक्टिंग या फिर कुछ भी उन्होंने उसे कन्विंस किया और अपने साथ चलने को कहा। और मीनाक्षी भी ऐसे ही मौके का इंतजार कर रही थी, इसलिए वो तुरंत मान जाती है और तुरंत मानने के बाद सीधे वो उन दोनों के साथ यूपी इलाहाबाद चल देती है। 13 मार्च से ही ये दोनों ही षड्यंत्र और साजिश बुन रहे थे और इस साजिश को अंजाम देने के लिए इन्होंने मीनाक्षी को चुना और उसे कन्विंस कर लिया। यूपी लेकर के आए इलाहाबाद के उसी हवेली में जहाँ पे कभी प्रीति के पिताजी केयर टेकिंग का काम किया करते थे। इस हवेली में आने के बाद मीनाक्षी को ये दोनों 1-2 दिन तो बरगलाते रहे, इधर उधर की बात करते रहे, लेकिन जब 15 मार्च तक 13 मार्च को, क्योंकि मीनाक्षी इन दोनों के साथ इलाहाबाद पहुंच गई थी, 15 तारीख तक भी उसे जब कोई भी एक्टिंग का मौका नहीं मिला तब वो समझ गई कि शायद ये दोनों उससे झूठ बोल रहे हैं। और इधर जो प्रीति का बॉयफ्रेंड अमित था वो भी कहीं ना कहीं मीनाक्षी को अब मौत के घाट उतारना ही चाहता था, क्योंकि अब वो कितना झूठ बोल पाता ये सोचकर मौका मिलते ही उसने मीनाक्षी का गला दबाया और इसमें प्रीति ने भी अमित का साथ दिया। इन दोनों ने पहले मर्डर किया मीनाक्षी का, उसके बाद अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों सोचते रहे। कई घंटों तक सोचने के बाद अब अमित को लगा कि लाश ठिकाने इसी हवेली में लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हवेली सुनसान है। इसलिए अब मीनाक्षी के सर का हिस्सा उन्होंने काट दिया और धड़ को सेप्टिक टैंक में डाल करके वो कटी हुई खोपड़ी लेकर के पैक करके और सीधे वाराणसी की तरफ चल दिए। बहुत घंटे तक उन्होंने बस का सफ़र किया। बस में वो कटी हुई लाश का सर लिए घूम रहे थे और लोगों को भनक तक नहीं लगी। वाराणसी के पास ही एक सुनसान इलाका देखकर वहाँ पे अमित ने उस सर को भी ठिकाने लगा दिया और वापस ये यूपी अपने घर आ जाते हैं। 2 दिन के बाद ये फिरौती का कॉल करते हैं मीनाक्षी की मदर को, क्योंकि नंबर तो उनके पास था ही। मीनाक्षी को छोड़ने के लिए जब वो इलाहाबाद आ रही थी तो स्टेशन पे एक उसका फ्रेंड आया था। अब 2 दिनों के बाद जब मीनाक्षी की माँ को कॉल जाता है, कॉल जब जाता है तो मीनाक्षी की माँ पहले से ही परेशान होती है, क्योंकि मीनाक्षी हर दिन अपनी माँ को कॉल करती थी। 13 तारीख को भी उसने बताया था, 13 मार्च को, कि वो इलाहाबाद अपने किसी एक्टिंग के काम से जा रही है। 14 तारीख को भी मीनाक्षी से उसकी बात हुई थी मदर की और दोनों काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे। मीनाक्षी भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, लेकिन 15 तारीख से उसका नंबर नहीं लग रहा था और ठीक 17 तारीख को जब कॉल गया और ये कॉल किडनैपिंग के नाम से गया कि मीनाक्षी किडनैप हो गई है और जल्द से जल्द 15 लाख रुपए उसकी मदर एक अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर दे, तब उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है और तुरंत ही अपने बेटे को कॉल करती है जो कि आर्मी में देहरादून में था। अब मीनाक्षी का भाई भी परेशान होता है और तुरंत ही वो देहरादून से निकलता है और मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद वो पता करता है उसी दोस्त से जो दोस्त मीनाक्षी को आखिरी बार स्टेशन छोड़ने आया था। जब मीनाक्षी के उस दोस्त से मिलने के बाद पता चलता है कि मीनाक्षी 2 लोगों के संपर्क में थी, एक का नाम अमित था और दूसरे का प्रीति। ये दोनों के साथ ही वो यूपी इलाहाबाद गई थी। तब वहीं से उसके भाई को एक क्लू मिलता है। इधर किडनैपर्स का कॉल बार बार आ रहा था, इसकी वजह से जो माँ थी वो परेशान होकर के जो अकाउंट नंबर दिया गया था उसमें 60,000 रुपए वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। बार बार वो किडनैपर से मिन्नतें करती हैं कि वो इतनी ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो इतनी रसूखदार घराने की नहीं है, वो एक सिंपल फैमिली से हैं, बहुत गरीब फैमिली से हैं। मीनाक्षी एक गरीब परिवार की लड़की है।
और 60,000 रुपये भेजने के बाद जब मीनाक्षी के भाई को ये सारी बातें पता लगती है तो वो सीधे मुंबई के पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं, जिसका नाम था अंबोली पुलिस स्टेशन। अंबोली पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद जब 17 तारीख को FIR गुमशुदगी की रिपोर्ट जब दर्ज की जाती है, मीनाक्षी की जो तहकीकात थी कि किडनैपर्स कौन है, वो कहाँ किडनैप हुई, कहाँ गई, ये सब कुछ जब तफ्तीश करने में पुलिस की टीम जुट जाती है, क्योंकि वो एक विदेशी नागरिक थी, तब जा करके पुलिस की टीम मुंबई की जो होती है वो यूपी पहुंचती है और यूपी जा करके यूपी के पुलिस से कोऑर्डिनेट करके लगभग 15 से 20 दिन बाद ये दोनों, प्रीति और साथ ही उसका बॉयफ्रेंड जो था अमित, उसे पकड़ लेती है। और वहीं से एक क्लू मिलता है कि मीनाक्षी थापा का इन दोनों ने ही मर्डर किया है और पैसों की लालच की वजह से किया है। और इसी वजह से वो जो हवेली थी, गुलाटी हवेली, वहां पे पुलिस की टीम यूपी पुलिस की मदद लेने के साथ ही इन दोनों के साथ वहां पहुंचती है और फिर जो है मीनाक्षी के शरीर को रिकवर किया जाता है, जैसे भी छत विक्षत हालत में वो थी। ये सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद उन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब केस आगे बढ़ती है तब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मर्डर का चार्ज लगाने की अपील की जाती है जो मीनाक्षी के वकील थे उनके तरफ से, लेकिन कोर्ट इस बात को नहीं मानती है। सेशन कोर्ट जो होती है वो 11 मई 2011 को एक डिसीजन लेती है कि इन दोनों को ही, यानी अमित को और प्रीति को, लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा मिले। जब ये सजा मिल जाती है इन दोनों को, तो इन दोनों की तरफ से याचिका हाई कोर्ट में लगाई जाती है कि कहीं ना कहीं उनकी जो ये सजा है उसे कम कर दी जाए, और अभी भी ये केस जो है हाई कोर्ट में चल रही है। तो ये पूरी कहानी जो थी अपने आप में ही एक लालच को दर्शाती है। कई बच्चे ऐसे हैं जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन झूठ से बुनी गई हुई एक शुरुआत कैसे एक खौफनाक साजिश में बदल जाती है, वो इस कहानी से पता चलता है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रीति और अमित को उनके किए गए गुनाहों की सजा हमारा संविधान जरूर देगा, और आज की कहानी भी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और अगर आप ऐसी क्राइम से रिलेटेड कहानियां सुनते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगली मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहें और अपना विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।